Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Crimean Congo hemorrhagic fever virus. हम जानेंगे क्रीमियन कोंगो हेमोरेजिक फीवर वायरस के बारे में. Climate change is adding the spread of the deadly Crimean Congo hemorrhagic fever virus in Europe, according to the World Health Organization. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो क्लाइमेट चेंज है ये मदद कर रहा है स्प्रेड करने में जो डेडली क्रिमियन कोंगो हेमोरेजिक फीवर वायरस है उसको यूरोप में. ये होता क्या है क्रिमियन कोंगो हेमोरेजिक फीवर वायरस CCSF, इसके बारे में हम जान ले. क्रिमियन कोंगो हेमोरेजिक फीवर इज ए वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय टिक हाइलोमा टिक. इट कैन ऑल्सो बी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल टिश्यू. जो क्रिमियन कोंगो हेमोरेजिक फीवर है वो वायरल डिजीज है. ये ट्रांसमिट होता है टिक के कारण, हाइलोमा टिक के कारण. ये जो है कॉन्टैक्ट करता है, कॉन्टैक्ट में आने के बाद इन्फेक्टेड एनिमल टिश्यू के. बैकग्राउंड को इसको हम समझते हैं. कोंगो फीवर को पहली बार डिस्कवर किया गया था क्रीमिया में 1944 पे. अब बाद में इसका नाम क्रिमियन कोंगो हेमोरेजिक फीवर रखा गया. थ्रेट क्या है इसका? तो क्रिमियन कोंगो हेमोरेजिक फीवर आउटब्रेक पोज ए पब्लिक हेल्थ थ्रेट एज द वायरस कैन लीड टू एपिडेमिक एंड हैज ए हाई फैटेलिटी रेट. ये जो आउटब्रेक है इसके कारण पब्लिक हेल्थ का थ्रेट बन गया है. ये वायरस के कारण एपिडेमिक आ सकता है और इसका फैटेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है. सिम्टम्स की अगर बात करें हम तो इसमें फीवर, मसल एक, हेडेक और ब्लीडिंग जैसे सिम्टम देखे जा सकते हैं. वैक्सीन की अगर बात करें, देयर इज करेंटली नो वैक्सीन फॉर क्रिमियन कोंगो हेमोरेजिक फीवर एंड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मैनेजिंग सिम्टम्स एंड यूजिंग एंटीवायरल ड्रग्स इन सम केसेस. अभी प्रेजेंटली कोई भी वैक्सीन इसके लिए नहीं है. ट्रीटमेंट जो है इसमें मैनेज करने के लिए सिम्टम्स को उपयोग किया जाता है एंटीवायरल ड्रग्स का कुछ केसेस में. रीजन की अगर हम बात करें तो ये इंडेमिक है अफ्रीका के लिए, बाल्कन कंट्रीज के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए और जो पार्ट्स ऑफ एशिया है उसके लिए. हाउ क्लाइमेट चेंज इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट स्प्रेड. किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो मदद कर रहा है इसके स्प्रेड में. Rising temperature and disrupted climate pattern have created favorable condition for virus not typically found in colder climates. जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो डिस्ट्रप्शन देखा गया है क्लाइमेट पैटर्न में, इसके कारण एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो गया है वायरस के लिए जो कि टिपिकली नहीं हो पाता था कोल्डर क्लाइमेट में. क्लाइमेट चेंज ने कंट्रीब्यूट किया है स्प्रेड में करने में डिजीज को एक्सपेंड करते हुए जो हैबिटेट है डिजीज कैरिंग इंसेक्ट का, इसने अल्टर कर दिया वाटर हैबिटेट को और बदलाव लाया है एनिमल के माइग्रेशन पैटर्न पे. इंक्रीज हुआ है ह्यूमन कांटेक्ट भी इन्फेक्टेड एनिमल के साथ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम. तो जानेंगे लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के बारे में. India and UAE, United Arab Emirates, signed a memorandum of understanding to establish local currency settlement system for using local currency, the Indian rupee and the UAE dirham for cross-border transaction. इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कि वो स्टैब्लिश करेंगे लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को ताकि उपयोग किया जा सके लोकल करेंसी का यानी कि इंडियन रूपी और यूएई के दिरहम का क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए. ये जो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है ये प्रमोट करेगा उपयोग को आईएनआर और एईडी का करंट अकाउंट और परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए दोनों कंट्री के बीच में. इसके पहले भी ये जो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है इसका उपयोग भारत ने दूसरे कंट्री के साथ भी किया है. India UAE trade was approx $85 billion in 2022. UAE is India's third largest trading partner, while India is UAE's second largest trading partner. इंडिया यूएई का जो ट्रेड है वो अप्रोक्सीमेटली $85 बिलियन का था 2022 में, जबकि यूएई इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि इंडिया यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. तो आप समझ सकते होंगे दोनों का एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा हो जाता है. ये लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है क्या? Local currency settlement system is a mechanism that enable cross-border transaction between two countries to be conducted in their respective domestic currency. जो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है ये एक मैकेनिज्म है जो कि इनेबल करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को दो कंट्री के बीच में, जो कि होता है उनके रेस्पेक्टिव डेमोक्रेटिक करेंसी के माध्यम से. ये एलो करता है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को कि वो इनवॉइस करे और पेमेंट करे उनके लोकल करेंसी पे, जिससे रिड्यूस हो जाता है जो डिपेंडेंसी था थर्ड पार्टी करेंसी के ऊपर जैसे कि यूएस डॉलर के ऊपर. एग्जाम्पल से हम समझते हैं. सपोज कीजिए कि एक सिनेरियो है जहां पे कंपनी जो है इंडिया से एक्सपोर्ट गुड्स कर रहा है कंपनी को यूएई को, ठीक है. तो इसमें क्या है लोकल करेंसी सेटलमेंट स्कीम के प्लेस में इंडियन एक्सपोर्टर जो है वो इश्यू करेंगे इनवॉइस को इंडियन रूपी पे और यूएई इंपोर्टर जो है वो पेमेंट करेंगे यूएई दिरहम पे. अदर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई, इसके अलावा जो एग्रीमेंट भारत और यूएई के बीच में हुआ है तो दोनों कंट्री एग्री हो गए कि वो लिंक कर रहा है इंडिया के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ. दोनों कंट्री तैयार हो गए हैं कि वो लिंक करेंगे उनके रेस्पेक्टिव कार्ड स्विचेज को रुपए स्विच और यूएई विच के साथ ताकि इनेबल किया जा सके म्यूचुअल एक्सेप्टेंस को डोमेस्टिक कार्ड का और प्रोसेस किया जा सके इन कार्ड के ट्रांजैक्शन को.
इंडिया स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम SFMS will be linked with messaging system in UAE to ease their financial messaging। और इंडिया का जो स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है उसको लिंक किया जाएगा मैसेजिंग सिस्टम जो है यूएई का उसके साथ, ताकि आसान किया जा सके फाइनेंशियल मैसेजिंग को। साथ साथ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश करेगा IIT दिल्ली कैंपस को अबू धाबी पे, जो कि सेकंड IIT होगा अप्रोड में तांजानिया के बाद। तो पहला जो IIT है जिसको कि अप्रोड में सेटअप किया जा रहा है वो कहां पे होगा, तांजानिया पे, और दूसरा जो है आपका वो अबू धाबी पे होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लो कॉस्ट पेरोवस्काइट सोलर सेल। तो हम जानेंगे जो आपका लो कॉस्ट पेरोवस्काइट सोलर सेल है इसके बारे में। Indian scientists at the International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Material, Hyderabad, have developed a highly stable, low-cost carbon-based perovskite solar cell। जो इंडियन साइंटिस्ट है कहाँ के, तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स हैदराबाद के, उन्होंने डेवलप किया है एक हाईली स्टेबल, लो कॉस्ट कार्बन बेस्ड पेरोवस्काइट सोलर सेल को। ये जो सोलर सेल है ये ओवरकम कर रहा है जो चैलेंजेस था डिग्रेडेशन का ऑपरेशन के दौरान, जो कि इनको सुटेबल बना देता है लार्ज स्केल कमर्शियलाइजेशन के लिए। ये आपका पेरोवस्काइट सोलर सेल PSC है क्या, तो पेरोवस्काइट सोलर सेल और PSC आर ए टाइप ऑफ सोलर सेल that utilize perovskite material as the light harvesting active layer to convert sunlight into electricity। The most commonly used perovskite material in solar cell is methyl ammonium lead iodide। जो पेरोवस्काइट सोलर सेल PSC है ये एक टाइप है सोलर सेल का जो कि यूटिलाइज करता है पेरोवस्काइट मटेरियल का, जो कि लाइट हार्वेस्टिंग एक्टिव लेयर होता है। ये कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी पे। और जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज पेरोवस्काइट मटेरियल है जिसका उपयोग किया जाता है सोलर सेल पे, वो आपका मिथाइल अमोनियम लीड आयोडाइड है। क्या प्रॉब्लम है फिर पेरोवस्काइट सोलर सेल को लेके, तो ये जो पेरोवस्काइट सोलर सेल है इसको सामना करना पड़ रहा है स्टेबिलिटी इश्यू को लेके। जब एक्सपोज होता है ये हीट पे, मॉइस्चर पे या अदर एनवायरमेंटल फैक्टर पे, तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके लिए, The scientists engineering MFBABL3 to enhance thermal stability by incorporating guanidinium iodide and moisture stability by using 5-amino valeric and acidic iodide for surface passivation। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने इंजीनियर किया है इसको ताकि इनहेंस किया जा सके थर्मल स्टेबिलिटी को, इनकॉर्पोरेट करके ग्वानिडिनियम आयोडाइड को और मॉइस्चर स्टेबिलिटी को उपयोग करके 5-amino valeric acid आयोडाइड का सरफेस पैसिवेशन के लिए। ये जो ब्रेक थ्रो है ये रिजॉल्व कर सकता है स्टेबिलिटी कंसर्न को और रिड्यूस कर सकता है फैब्रिकेशन के कॉस्ट को। इससे होगा क्या, तो ये पोटेंशियली मदद करेगा बूस्ट करने में कमर्शियलाइजेशन को पेरोवस्काइट बेस्ड निश प्रोडक्ट का। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, तो they have gained significant attention in recent years due to their potential to revolutionize the solar energy industry, offering advances such as low cost manufacturing, high efficiency and the ability to be printed onto flexible substrate। इनको जो है सिग्निफिकेंट अटेंशन मिला है कुछ सालों के अंदर इनके पोटेंशियल को देखते हुए कि ये रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं सोलर एनर्जी इंडस्ट्री को, ऑफर कर सकते हैं एडवांटेज को, जैसे कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हाई एफिशिएंसी हो गया, और जो इनका एबिलिटी है प्रिंटेड ऑनटू फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट का, इसको एडवांसमेंट मिला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो हम जानेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। The नीति आयोग रिलीज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023। जो नीति आयोग है उन्होंने रिलीज किया है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023 को। तो किसके द्वारा रिलीज किया गया ये इंपॉर्टेंट है। India had registered a decline in number of multidimensional poor from 24.85% in 2015 to 14.96% in 2019 to 2021। इंडिया में देखा गया है डिक्लाइन, जो नंबर था मल्टी डायमेंशनल पुअर का ये 24.85% था 2015 में, जबकि ये गिर के 14.96% हो गया 2019-21 पे। इन एब्सोल्यूट टर्म इक्विवेलेंट टू 13.5 करोड़ इंडियन एस्केप पॉवर्टी ड्यूरिंग द 5-year टाइम पीरियड। और एब्सोल्यूट टर्म में अगर हम बात करें तो 13.5 करोड़ इंडियन जो है इक्विवेलेंट वो स्केप हुआ है पॉवर्टी से 5 year के टाइम पीरियड पे। स्टिल 1 in 7 इंडियन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। उसके बावजूद भी हर एक 7 में से एक जो पर्सन है इंडियन वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। व्हाट इज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या, which is first edition released in 2021। The project is aimed at deconstructing the global multi-dimensional poverty index and creating a globally aligned and yes customized Indian MPI। जो पहला एडिशन था जिसको रिलीज किया गया था 2021 पे, तो कब किया गया था 2021 पे। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि डिकंस्ट्रक्ट किया जा सके ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को और क्रिएट किया जा सके ग्लोबली अलाइन और कस्टमाइज इंडिया के खुद के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को।
it seeks to draw a comprehensive reform action plan with the larger goal of improving India's position in the global MPI ranking. और इसका मकसद था ड्रॉ करना कंप्रिहेंसिव रिफॉर्म एक्शन प्लान को। लार्जर गोल था इंप्रूव किया जाए इंडिया के पोजीशन को ग्लोबल एमपीआई रैंकिंग पे। नीति आयोग जो है वो नोडल एजेंसी है नेशनल एमपीआई के लिए, जो कि रैंकिंग करता है स्टेट यूनियन टेरिटरी को, जो कि बेस्ड होता है उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें जिसका उपयोग किया जाता है, ये कैप्चर करता है ओवरलैपिंग डिप्राइवेशन को हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड को लेके एसर्टन करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हर एक जो स्पेसिफिक पैरामीटर है 3 ब्रॉड कैटेगरी के अंतर्गत उसको असाइन किया जाता है एक वैल्यू को, ताकि कैलकुलेट किया जा सके कि क्या आपका डिप्राइवेशन स्कोर होगा। ये जो डिप्राइवेशन स्कोर होता है ये सम होता है वेटेज स्टेटस को सारे इंडिकेटर का इंडिविजुअल के लिए। अगर ये मोर देन 0.33 है तो इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल है उसको माना जाएगा मल्टी डायमेंशनली पुअर। द प्राइमरी डाटा सोर्स टू अराइव एट दिस फिगर वर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, और जो मेन डाटा सोर्स है अराइव करने के लिए इस फिगर को वो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है वही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर है और जिसका वेटेज है, तो हेल्थ का 1/3 वेटेज है, जिसमें न्यूट्रिशन का 1/6, चाइल्ड एंड आइसोलेशन मोर्टेलिटी का 1/12 और मैटरनल हेल्थ का 1/12 है। एजुकेशन का जो 1/3 वेटेज है इसमें 1/6 जो है ईयर ऑफ स्कूलिंग और 1/6 स्कूल अटेंडेंस का है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो इसका 1/3 वेटेज है, इसमें 121 कुकिंग फ्यूल, 121 सैनिटेशन, 121 ड्रिंकिंग वाटर, 121 हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एसेट और 121 बैंकिंग अकाउंट के लिए है। तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं जो इंडिकेटर है किसका कितना वेटेज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाईलाइट है एमपीआई प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 का, यहाँ पे स्टीप डिक्लाइन देखा गया है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो पे। 135 मिलियन यानी 13.5 करोड़ पीपल जो है वो एग्जिट किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 2015-16 से 2019-21 के दौरान। जो सारा ही 12 इंडिकेटर है उसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। इंडिया ट्रैक में है अचीव करने के लिए अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 1.2 को। रिडक्शन देखा गया है जो इंडिसेंस है पॉवर्टी का, और जो एमपीआई पुअर स्टेट थे यूपीआई, बिहार, एमपी, ओडिशा और राजस्थान, इसमें देखा गया है स्टीपेस्ट डिक्लाइन। जो नंबर था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पुअर का, इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। क्या परफॉर्मेंस है वेरियस स्टेट का, तो जो बीमारू स्टेट थे जिसमें नंबर ऑफ पीपल जो थे पॉवर्टी पे रूरल एरियाज में विटनेस किया गया, वहां पे फास्टेस्ट डिक्लाइन हुआ है 35.59% से 19.28% का। ये देखा गया है इंप्रूवमेंट कौन से स्टेट में, बिहार, यूपी, एमपी, ओडिशा और राजस्थान पे। जो नंबर ऑफ स्टेट है जहां पर लेस देन 10% पीपल जो है जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आते हैं, तो कौन से स्टेट, तो ये डबल हुआ है 2016 में थे 2021 के दौरान। 7 मिजोरम पे, 7 है आपके, उसमें कौन कौन से, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, गोवा, केरला है। और जो 14 हुआ है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तराखंड के लिए, एक्सेप्ट फॉर बिहार। बिहार को छोड़ के कोई भी दूसरा स्टेट भारत का ऐसा नहीं है जहां पे मोर देन 1/3 ऑफ इट पॉपुलेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर रह रहे हैं। कंपेयर करेंगे हम इसको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 से, तो 2005-2006 के दौरान 645 मिलियन पीपल जो थे वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे आते थे भारत के, जबकि ये नंबर डिक्लाइन होकर 370 मिलियन हो गया 2015 से 2016 के दौरान, और 230 मिलियन हो गया 2019 से 2021 के दौरान, यानी कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखा गया। जो 415 मिलियन पुअर पीपल जो कि मूव आउट हुए पॉवर्टी से 2005-6 से 2019-21 के दौरान, जो इंसिडेंट है उसमें भी डिक्रीज देखा गया 51.1% से 16.4% का। डिप्राइवेशन देखा गया सारे ही इंडिकेटर पे जो डिक्लाइन हुआ है। गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसके लिए, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पोषण अभियान एंड एनीमिया मुक्त भारत हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस डिप्राइवेशन इन हेल्थ। तो जो पोषण अभियान चलाया गया, एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया गया, इसने कंट्रीब्यूट किया रिड्यूस करने में जो डिप्राइवेशन था हेल्थ सेक्टर पे। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन ने इंप्रूव किया सैनिटेशन को पूरे कंट्री के लिए। कुकिंग फ्यूल की बात करें अगर हम, तो पीएम उज्ज्वला योजना ने पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया लाइफ को। इसके अलावा जो इनिशिएटिव था जैसे कि आपका सौभाग्य इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, पीएम आवास योजना स्कीम जो हाउसिंग के लिए था, पीएम जनधन योजना बैंकिंग के लिए जो था, और समग्र शिक्षा अभियान जो कि एजुकेशन सेक्टर के लिए था, इस सब ने भी कंट्रीब्यूट किया है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन जो है अलग अलग डाइवर्स सेट ऑफ प्रोग्राम और इनिशिएटिव का, इसने स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकेज किया है, जिससे फर्दर रिडक्शन देखा गया है डिप्राइवेशन पे, मल्टीपल इंडिकेटर पे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.